हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इंडियन क्रेजी स्टडी पर। आप सब लोगों को आज विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट, इसे आपको हिंदी में बताने जा रहे हैं तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ज़रूरत हो लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ट्वेल्थ नाइट ये बहुत ही अच्छी कहानी है विलियम शेक्सपियर की। इलिशियम नगर में एक लेडी थी जिसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 2 जुड़वा बच्चे थे जिनके रंग रूप समान थे, शक्ल सूरत कद काठी सब एक जैसे थे। बस अंतर इतना था कि एक लड़का था एक लड़की। वो लड़का था सेबेस्टियन और लड़का थी वियोला। ये 2 बच्चे थे उस लेडी के जिन्होंने जन्म लिया, जो शक्ल सूरत में दोनों एक से थे। बस अंतर था एक लड़की और एक लड़का। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे वैसे वैसे एक विशेष बात उनमें ये बिल्कुल क्लियर होने लगी कि दोनों की किस्मत भी एक जैसी लिखी थी। तो कुदरत का ऐसा करिश्मा देखकर सभी अचंभित थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे युवा हो गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वे दोनों जलयान पर सवार होकर के विदेश यात्रा को चल दिए। लेकिन अभी वे नगर से कुछ ही दूर गए थे कि भयंकर समुद्र में तूफान आ गया और लहरों के प्रचंड प्रहारों से जो जहाज था वो डगमगाने लगा। नाविकों ने उसे सुरक्षित निकाल ले जाने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ गया। कुछ ही पलों में जहाज एक विशाल चट्टान से टकरा करके टूट गया और टकरा करके टूटने से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो दुर्घटना में कई समुद्री यात्री जो थे वो मारे गए और अनेक लोग जो हैं तैरते हुए इधर उधर बह गए। लेकिन विधाता ने भाई बहन दोनों को जीवन जो था सुनहरी कलम से लिखा था। उनका जीवन अभी शेष था। वे दुर्घटना में सुरक्षित बच गए लेकिन एक दूसरे से बिछड़ गए। पानी में डूबता हुआ सेबेस्टियन जो उसका भाई था, डूबता हुआ सेबेस्टियन एक लकड़ी के तख्ते से जाकर के उसके पास पहुंचा। तो उसने क्या किया, उस तख्ते को कस के मजबूती से पकड़ लिया। उसने सोचा कि उसके बचने का या जीवित रहने का एकमात्र साधन वो तख्ता है, तो उस तख्ते को उसने कस के पकड़ रखा था और वह लहरों के थपेड़े खाता हुआ तख्ता पानी पर तैरने लगा। स्वयं को सुरक्षित पाकर उसको अपनी बहन वियोला की याद आई। उसकी बहन थी वियोला। फिर उसकी याद आई कि मेरी बहन कैसी होगी। तभी उसने देखा इधर उधर कि एक नाव दिखाई दी जिस पर कुछ मल्लाह सवार थे। वे एक लड़की को जल से नाव पर खींच रहे थे। वह लड़की वियोला ही थी, यानी कि सेबेस्टियन की बहन वियोला ही थी। तो उसने आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाव के दूर होने की वजह से और लहरों के शोर के कारण आवाज़ जो थी वह जबकर रह गई। फिर उसे ये संतोष हो गया कि चलो उसकी बहन जीवित है, सुरक्षित है। अगर जीवन रहा तो पुनः उससे मुलाकात होगी या उससे मिलूंगा, यह सोचकर उसके मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ और वह तख्ते को किनारे की ओर खींचने लगा। इधर वियोला ने भी अपने भाई को देखा। तो वियोला क्या थी, उसे भी एक संतोष हुआ कि उसका भाई सुरक्षित है और कम से कम पुनः मिलने की उसकी आशा जो थी वो जाग उठी। इस प्रकार दोनों जो भाई बहन थे, ये दोनों भाई बहन उस तूफान में, भयंकर तूफान में दोनों भाई बहन बच गए। बचे हुए यात्रियों को लेकर नाव किनारे पर पहुंची और सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एक एक करके उतरने लगे। तभी वियोला ने जो जहाज का कप्तान था उसके पास गई और धीरे से बोली, श्रीमान, जो मेरा भाई है वह मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, परंतु जो तूफान था उसने उसको मुझसे छीन लिया। न जाने वह कहाँ और किस हाल में होगा। मैं ईश्वर से सिर्फ इतनी प्रार्थना कर सकती हूँ कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे और स्वस्थ रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं उससे ज़रूर मिलूँगी, परंतु वह दिन कब आएगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कप्तान साहब, क्या आप बता सकते कि मुसीबत किस घड़ी में मैं कहाँ और किसके पास रहूँ। कप्तान दोनों भाई बहनों को पहले दिन से पिता के समान चाहने लगा था।
उसने व्यूला के सिर पर हाथ रखा और प्रेम के भरे स्वर में बोला, बेटी मैं जहाज का कप्तान हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरी सारी ज़िंदगी इसी प्रकार सफ़र में निकल गई, इसलिए चाह कर भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन तुम पास के द्वीप पर चली जाओ, वहाँ ऑर्सिनो नाम का, एक ऑर्सिनो, वहाँ पे ऑर्सिनो नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और दयालु राजकुमार रहता है और वह युवा भी है और उसने अभी तक विवाह भी नहीं किया। तो वोयला ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि उसने विवाह क्यों नहीं किया अभी तक? तब उसने बताया कि वह राजकुमार ओल्विया नाम की एक युवती से प्रेम करता। ओल्विया नाम की युवती कौन है? ये ऑर्सिनो इससे लव करता है। तो वो कप्तान जो है ऑन्टेनियो, ये कप्तान है जहाज का, तो ये बताता है कि वो ओल्विया से वो प्रेम करता ऑर्सिनो। वह भी उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन ओल्विया का एक छोटा भाई था, वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। ओल्विया थी, उसका एक भाई था, तो वो भाई से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन 6 महीने पूर्व ही उसका भाई जो था रोगी होकर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और उस ओल्विया को इतना गहरा शोक या सदमा लग गया कि वह स्वयं को उसने अपने कमरे में बंद कर लिया। तब से वह सभी सुख को त्याग कर अपने आप को कमरे में बंद रखती है। वह कभी भी अपने दिल से अपने भाई की याद को निकाल नहीं सकी। यही कारण है, ना तो वह किसी से मिलती है, ना ही स्वयं पर किसी पर उसकी छाया पड़ने देती है। इसी के चलते उसने अपने स्वयं को क्या किया, बंद करके रखा हुआ है। राजकुमार से भी दूर कर लिया अपने आप को। इधर राजकुमार दिन रात उसके लिए तड़पता रहता है। वेला दुखी सुने मुझे ना जाने मुझे मेरा भाई कब मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं, उसके बिना जीवित रहना बहुत कठिन है। कप्तान साहब, आपने जिस ओल्विया के बारे में बताया है, मैं भी उसी की तरह अपने भाई के बिछोह से दुखी हूँ। यदि आप मुझे उस तक पहुँचा दें तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने भाई की मृत्यु के दुख में डूबी ओल्विया मेरे दुख को अवश्य समझेगी और सेबेस्टियन को ढूंढने में मेरी मदद करेगी, मेरी सहायता करेगी। तो कुछ देर सोचने के बाद कैप्टन बोला, बेटी शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उससे मिलना इतना सरल नहीं है। वह बिना किसी परिचय के किसी से नहीं मिलती। उचित यही होगा कि तुम राजकुमार ऑर्सिनो के पास जाओ, वह तुम्हारी कोई ना कोई सहायता अवश्य करेगा। तो फिर व्यूला को ये परामर्श सही लगा, तो उसने कप्तान से विदा ली और राजकुमार से मिलने के लिए चल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद द्वीप पर पहुंची, तभी उसने क्या किया, एक पुरुष का वेश बनाया और राजकुमार के पास नौकरी करने लगी। सभी उसे सिसोरियो, जब उसने पुरुष का वेश बनाया तो अपना नाम रखा सिसेरियो, तो उसे लोग सिसेरियो के नाम से जानने लगे। और जुड़वा थी वो अपने भाई की, जुड़वा होने के कारण वह अपने बिल्कुल भाई से मिलती जुलती दिखने लगी। ऊपर से पुरुष वेश तो पूरी तरह से सेबेस्टियन की तरह ही दिखने लगी। चूँकि प्रत्येक कार्य में निपुण थी, इसलिए शीघ्र उसने अपने सेवा भाव से राजकुमार के मन को जीत लिया। धीरे धीरे राजकुमार की इतनी विश्वापात्र बन गई कि अपने दिल की सारी बातें जो राजकुमार था, ऑर्सिनो था, उसको बताने लगा। अपने प्रेम संबंधों के बारे में बताया और विस्तार से बताया। उसने कहा कि क्या वह उसकी सहायता करेगी। उसने उससे अपनी सहायता करने के लिए भी कहा। परंतु अब जो व्योला थी, तो वह खुद भी राजकुमार को चाहने लगी थी, उससे प्रेम करने लगी। अब यहाँ लव ट्रायंगल बन गया। अब जो ऑर्सिनो था, ओलिविया से प्रेम करता था, व्योला जो थी ऑर्सिनो से प्रेम करने लगी थी। क्योंकि राजकुमार बहुत सुंदर था, उसका सौम्य चेहरा उसे आकर्षित करता था, मोहित हो जाती, उसकी तरफ खिंची चली जाती थी और मन ही मन सोचती थी, ओलिविया कितनी पत्थर दिल है, इतने सुंदर राजकुमार को रोने के लिए छोड़ दिया। उसके मन पर इसकी आंखों का भी कोई असर नहीं हुआ। यदि राजकुमार मुझे मिल जाए तो मैं इन्हें पलकों पर बिठा के रखूँगी, इनके चरणों को माथे से लगाऊंगी। एक दिन ओलिविया को याद करते ऑर्सिनो आंसू बहा रहा था। सिसेरियो यानी कि वोयला से देखा ना गया। वह उसके पास आया कहो या आई, क्योंकि पुरुष का वेश रखा हुआ था, और इसने भरे स्वर में कहा, राजकुमार आप दिन रात ओलिविया का गुणगान करते हैं, आंसू बहाते रहते हैं,
इसके चलते ना तो आपको खाने पीने की सुध रहती है, ना ही किसी और काम में आपका मन लगता है। मुझसे आपकी दशा देखी नहीं जाती। आखिर कब तक आप उसे याद करके स्वयं को दुख पहुंचाते रहेंगे? आप तो उसके नाम की माला जपते रहते हैं, लेकिन क्या उसने कभी आपकी फिक्र की? मुझे लगता है कि उस पत्थर दिल पर आपकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होगा। राजकुमार तड़पते हुए बोला, शिशेरियो, शायद ईश्वर ने स्त्रियों का मन ही पत्थर का बनाया है, इसीलिए उनका दिल दुख भरी आहों से भी नहीं पसीजता। एक और तो पुरुष अपना सब कुछ स्त्री पर निछावर करके भी स्वयं को ऋणी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर पत्थर दिल नारी को उनकी भावनाओं और जज्बातों से कोई सरोकार नहीं होता। राजकुमार के मुंह से स्त्रियों के लिए कठोर वचन सुनकर वोयला यानी सिसोरियो का दिल तड़प उठा। उसने पुरुष का वेश बना रखा था, लेकिन वास्तव में वह थी तो एक नारी ही, थी तो एक लेडीज ही। वह राजकुमार को बताना चाहती थी कि हर नारी का दिल पत्थर का नहीं होता। उसके दिल में उसके लिए कितनी कोमल और स्नेह युक्त भावनाएं हैं, चाह कर भी ऐसा बातें उसे नहीं बता सकती थी। काश वह विवश ना होती तो अपना दिल खोल कर और निकाल कर दिखा दे कि जब उसे कितना प्रेम करती है। फिर राजकुमार बोला, इस दुनिया में स्त्री के प्यार पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। उसका प्यार चंचल हिरनी की तरह होता है, जो कभी भी किसी एक स्थान पर नहीं टिकती। इस बार सुसैरी ने अपने आप को नहीं रोक पाया। आखिरकार उसके मन की बात जुबान पर आ ही गई। वह थरथराते ओंठों से बोला, राजकुमार, इस प्रकार नारी के प्यार का अपमान ना करें। आप नहीं जानते नारी का प्यार कितना महान होता है। यदि मैं स्त्री होता तो बता देता कि नारी का प्यार आसमान से भी ऊंचा होता और अनंत होता है। उसके सामने संसार के सभी सुख छोटे प्रतीत होते हैं। मुझे इसका बहुत गहरा अनुभव है। राजकुमार आश्चर्य से भरकर बोला, यह क्या कह रहे हो तुम? सिसोरियो, क्या तुम अपनी बात का प्रमाण दे सकते हो? उचित समय की प्रतीक्षा करे राजकुमार, एक दिन मैं इस बात को प्रमाण सहित सिद्ध कर दूंगा। सिसोरियो ने आत्मविश्वास के साथ द्वीप को बोला, सिसोरियो, मेरे लिए ओलिविया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि तुम उसके मन में मेरे लिए पुनः प्रेम उत्पन्न कर दो, ड्यूक बोल रहा, पुनः प्रेम उत्पन्न कर दो तो मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा। मुझे तुम्हारे अंदर वह शक्ति दिखाई दे रही है, ड्यूक बोल रहा है सिसोरियो से, जिससे तुम ओलिविया को मोह कर मेरे पास ला सकते हो। मित्र, तुम उसके पास मेरे प्रेम का संदेश लेकर जाओ और उसे मेरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराओ। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पत्थर दिल अवश्य पिघल जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजकुमार ने उसके हाथ पकड़कर विनती की। व्योला के मन पर जैसे किसी तलवार ने वार किया हो। इस आघात ने उसके चेहरे को पीड़ा से भर दिया, जिसे वह दिलो जान से प्यार करती। उसका प्रेम संदेश दूसरी युवती के पास ले जाने की कल्पना तक से उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने प्रेमी को दूसरे के हाथ सौंपने के बाद उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह कचोटने लगी। कितनी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ना चाहते हुए भी इस कार्य के लिए उसे चुना गया था, परंतु राजकुमार को दिल से चाहती थी। उसके लिए उसकी खुशी ही सबसे अधिक महत्व रखती थी। सच्चा प्यार वही होता है दोस्तों, जिसमें आप अपने प्यार की अधिक परवाह करते हैं। इसलिए सीने पर पत्थर रखकर वह ओलिविया के पास जा पहुंची और राजकुमार की व्यथा बताते हुए बोली, राजकुमारी, वे आपके बिना पल पल मर रहे हैं। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भीगी रहती हैं। उन्हें ना तो खाने पीने का होश रहता है, ना ही सोने जागने का। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि आप उन्हें नहीं मिली तो वे ऐसे ही खुद खुद कर अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए आप उन्हें स्वीकार करके उनकी प्राण रक्षा करें। इसी में आपकी और उनकी भलाई है। ओलिविया के मन में प्यार का सागर उमड़ आया, किंतु यह राजकुमार के लिए नहीं। ओलिविया के मन में प्यार तो उमड़ा, लेकिन यह राजकुमार के लिए नहीं। किसके लिए आया? सिसोरियो के लिए। क्योंकि सिसोरियो की जो प्रेम युक्त बातें, कोमल आवाज़, सौम्य चेहरा जो उसका था, तो उसने ओलिविया को मोहित कर लिया। तो ओलिविया
क्योंकि वोयला जो था पुरुष वेश रखा हुआ था वोयला ने, तो ओलिविया उससे मोहित हो गई, उसे चाहने लगी, उसे पुरुष समझकर मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। उस पर सिसोरियो का जादू ऐसा चला कि वह अपने भाई के दुख को भी भूल बैठी। उसने सिसोरियो का हाथ पकड़ लिया और प्रेम पूर्वक उसे चूमने लगी। सिसोरियो ओलिविया के मन के भावों को समझ गया। उसने हाथ पीछे किए और पुनः उसका मन राजकुमार की ओर मोड़ने का प्रयत्न करने लगा। पानी की धारा का मुख तो मोड़ा जा सकता है, किंतु समुद्र का रास्ता मोड़ना असंभव है। ऐसा ही कुछ ओलिविया के साथ भी हुआ। सिसोरियो उसे जितना राजकुमार के बारे में बताता, उतना ही वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती। अंत में वह विनम्र स्वर में बोली, युवक, तुम मेरी ओर से राजकुमार से क्षमा मांग लेना और उनसे कह देना कि वह मेरे लिए इतने दीवाने ना हो। मैं उनकी योग्य नहीं हूँ, इसलिए वह मुझे भूल जाए। मैं कभी उनकी नहीं हो सकती। आखिरकार सिसोरियो ने समझा कर हार गया और निराश होकर राजकुमार के पास लौट आया। सिसोरियो के बाद ओलिविया का मन बेचैन हो गया। उसने लगने लगा मानो कोई उसका मन निकाल कर ले गया। बार बार उसकी आंखों के सामने जो था उसकी मधुर आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। वह उससे पुनः मिलना चाहती, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसी प्रकार सारी रात कट गई। फिर सुबह कुछ सोच कर उसने कागज़ कलम उठाए, सिसोरियो के नाम का एक पत्र लिखा। प्रिय सिसोरियो, मैं आपसे अपने आप में डूबी हुई चुपचाप दिन काट रही थी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कल तुम बारिश की बूंदों की तरह आए और मुझे अपने प्रेम से पूरी तरह भिगो दिया। तुम्हारी बातों ने मेरे मन में विचारों की उथल पुथल पैदा कर दी। राजकुमार का संदेश लेकर तुम मेरे पास क्यों आए थे? तुम तो चले गए थे, साथ में मेरा सुख चैन लेकर और मन चुकरा कर ले गए। तुम्हारे साथ बीता हुआ एक एक पल मुझे याद आ रहा है। तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारी हो गई हूँ। प्रीतम, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी दया है तो एक बार आकर मेरी आंखों को तृप्त अवश्य करो। मैं पलके बिछाए बड़ी बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी ओलिविया। पत्र लिखने के बाद उसने अपने एक विश्वपात सेवक के हाथों वह संदेश सिसोरियो तक पहुँचा दिया। पत्र पढ़कर एक पल के लिए सिसोरियो भौचक्का रह गया। वोयला, जो कि पुरुष का भी सिसोरियो के रूप में ले रखा था, फिर जोरदार ठेका लगाकर हंसने लगा। उसके मन में ओलिविया के लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी। उसकी कोमल भावनाओं पर उसे दया आने लगी। यह वही ओलिविया थी जो पुरुष के साय से भी दूर रहती थी, परंतु आज एक स्त्री के प्रेम में पड़कर सुध-बुध खो बैठी। लेकिन यह मजाक का विषय नहीं था। इससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। यह सोचकर वियोला पुनः ओलिविया के पास गई और समझा बुझाकर उसका मन अपनी ओर से हटाने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन अनेक प्रयत्न करने के बाद भी वह उसकी दीवानगी को दूर नहीं कर सकी। अंत में थक हार कर महल की ओर लौट गई। जैसे वियोला ओलिविया के घर से बाहर निकली, उसका सामना एक शराबी व्यक्ति से हुआ। नशे के कारण वह पूरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसने वियोला के मार्ग को रोका और उत्तेजित होते हुए बोला, अच्छा, तो तुम ही वह व्यक्ति हो जिसके हाथ राजकुमार अपने प्रेम संदेश ओलिविया तक पहुंचाता है। मैं ओलिविया से प्रेम करता हूँ। वैसे मेरी है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। अगर राजकुमार सोचता है कि तुम्हें भेजकर ओलिविया के मन में अपने लिए प्रेम पैदा कर लेगा तो यह उसकी भूल है। मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ, उसके बाद मैं राजकुमार को सबक सिखाऊंगा। यह कहकर शराबी ने तलवार निकाली और सिसोरियो को लपका। उसने अपनी ओर आते देखकर सिसोरियो के होश उड़ गए। आखिरकार थी तो वह लड़की ही, भला उस शराबी का सामना कैसे कर पाती। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पसीने पसीने हो उठी और सहायता के लिए चिल्लाना चाहती थी। तभी उसे एक पुरुष का स्वर सुनाई दिया, घबराओ मत सेबेस्टियन, अभी मैं जिसको सीधा करता हूँ। अपने भाई का नाम सुना, सेबेस्टियन। पलट कर देखा तो गली कोने में से एक व्यक्ति तेज तेज चलता हुआ आ रहा था। वियोला के लिए एक अजनबी था। पास आते अजनबी ने शराबी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ भिड़ गया। पलक झपकते उसने शराबी की तलवार छीन ली और लात घूंसों से मारने लगा।
अचानक घटी इस घटना ने विला को बेसुध कर दिया। इससे पहले वह कुछ कर पाती, तो सैनिकों ने आकर अजनबी के हाथों में हथकड़ी पहना दी और घसीटकर थाने ले जाने लगे। अजनबी चीखते हुए बोला, देख क्या रहे हो सेबेस्टियन, मेरी मदद करो। विला को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वे बस उस अजनबी को देखे जा रही थी। अजनबी ने उसे पुनः पुकारा, सेबेस्टियन, सेबेस्टियन, इस प्रकार बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? मेरी मदद करो। भूल गए मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर तुम्हारी रक्षा की थी। इस समय भी मैं तुम्हारे प्राण रक्षा के लिए शराबी से उलझा, लेकिन मेरी मदद करने बोले तुम चुप खड़े हो। अजनबी की बात सुनकर विला जैसे नींद से जागी। उसे होश आया। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में सारी स्थिति स्पष्ट होने लगी। वह समझ गई ये अजनबी अवश्य उसके भाई का मित्र है, सेबेस्टियन का मित्र है। इसका मतलब यह था कि उसका भाई अभी जीवित है। यह सोचकर उसका मन जो प्रसन्नता से भर उठा। लेकिन इससे पूर्व वह सैनिकों को कुछ कह पाते हुए घसीटते हुए उसे वहाँ से ले गए। यूला ने इधर उधर देखा, तब तक शराबी वहाँ से 9-11 हो चुका था। कहीं वह न लौट के आ जाए, यह सोचकर तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे विला गली से बाहर निकली, वैसे ही दूसरे छोर पर सेबेस्टियन ने गली में प्रवेश किया। अभी वह गली के बीचों बीच पहुंचा ही था कि शराबी पुनः लौट आया। इस बार उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे भी थे। सेबेस्टियन को विला समझकर घेर लिया गया और झिड़कते हुए बोला, तूने मुझे अपने साथी के हाथों पिटवा कर बहुत बुरा किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख मैं तेरी कैसी दुर्गति करता हूँ। यह कहकर तीनों गुंडों ने जो थी तलवार निकाली और सेबेस्टियन पर हमला कर दिया। लेकिन सेबेस्टियन भी एक उच्च कोटि का तलवारबाज था। बड़ा ही चुस्त लड़का था। वह उनके हर वार से बच निकला। तेजी से अपनी तलवार निकालकर उनका सामना करने लगा। देखते ही देखते उसने तीनों की तलवारें काट डाली और मार मार कर उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया। तब तक शोर शराबा सुनकर ओलिविया भी बाहर आ गई थी। सेबेस्टियन को अकेले 3 गुंडों को धूल चटाते देख पूरी तरह से उस पर आसक्त हो गई। वह उसे सिसोरी समझ रही थी। ओलिविया ने उसको देखा तो उसे सिसोरी समझ रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्रेमपूर्वक महल के अंदर ले गई। ओलिविया जो थी, जब सेबेस्टियन लड़ रहा था तो उसको क्या समझा, उसने सिसोरिया समझा और उसे अंदर ले गई। सेबेस्टियन बड़ा हैरान था। इस नहर में नया होने के कारण वह ना तो किसी को जानता है और ना पहले कभी यहाँ आया है, फिर भी बिना किसी कारण के गुंडे से लड़ने को क्यों उतावले हो रहे थे। इसके बाद एक अजनबी राजकुमारी उस पर स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रही है। ओलिविया इस सब में उसने सोचा, क्योंकि जो सेबेस्टियन था ये दोनों हम शक्ल थे, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। ओलिविया तो उसको सिसोरिया समझ रही थी, इसलिए प्रेम पूर्वक बातें कर रही थी। इस सब ने उसे सोच में डाल दिया, क्या हो रहा है। वह इसे इतना समझाने की कोशिश करता और उतना और उलझ जाता। धीरे धीरे ओलिविया के प्रेम ने सेबेस्टियन पर अब जो ओलिविया अपना प्रेम अब सेबेस्टियन को दिखा रही है, तो जब अपना प्रेम उस पर दिखाती है, निछावर करती है, तो क्या होता है, वह सोचने लगा कि शायद मेरी वीरता से सुंदरता और मेरी सुंदरता को देखकर युवती मुझसे प्रेम करने लगी है। उसका मन भी ओलिविया की ओर आकर्षित हो रहा था। अतः वह उसके प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने लगा। ओलिविया उसका व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी। कुछ देर पहले सिसोरिया उससे दूर भाग रहा था और दूर रहने की बातें कर रहा था, लेकिन अब उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहा था। यह देखकर ओलिविया बहुत प्रसन्न हुई। अतः सिसोरिया भी उससे प्रेम करने लगा। उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। उधर थाने में सैनिक उस अजनबी से पूछताछ कर रहे थे, तुम्हारा क्या नाम है, क्या करते हो। उसने कहा, मेरा नाम एंटोनियो है, एंटोनियो ये, और मैं एक जहाज़ का कप्तान हूँ। उसने शालीनता से उत्तर दिया। तुम उस शराबी के साथ क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा, वो मेरे मित्र सेबेस्टियन से झगड़ रहे थे। जो शराबी थे मेरे मित्र से झगड़ रहे थे, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए मैं वहाँ पे आया। अगर वह तुम्हारा मित्र था तो तुम्हारे पुकारने पर वो कुछ बोला क्यों नहीं? सिपाही ने दूसरा प्रश्न किया। तब एंटोनियो का जो चेहरा था गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्साते हुए बोला, जब वह समुद्र में डूब रहा था तब मैंने उसके प्राणों की रक्षा की, मैंने उसे बचाया, उसे शरण दी, उसकी सुरक्षाओं का ध्यान रखा,
लेकिन जब मेरे प्राणों पर संकट आया तो पता नहीं मैं मक्कार क्यों निकला। अब तुम क्या करोगे? मैं शहर परदेशी हूँ, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं था। मैं जो किया था मैंने अपने दोस्त के बचाव के लिए किया था। अब आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या दंड देंगे या मुझे छोड़ देंगे, एंटोनियो ने शांत स्वर में कहा। उसकी विनम्रता देखकर जो सैनिक थे वे बड़े ही प्रभावित हुए और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, एंटोनियो को छोड़ दिया। सेबेस्टियन की दगाबाजी ने एंटोनियो को तो बहुत गुस्से में डाल दिया। उसके तो आग लगी थी जब वो उससे मिले तो उससे बदला ले। किससे? सेबेस्टियन से। फिर चाहे कुछ हो जाए तो वह उसे सबक सिखा कर रहेगा। सीखता से उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ उसे बंदी बनाया गया था, लेकिन सेबेस्टियन का तो दूर दूर कोई पता ही नहीं था। इधर सिसोरियो अभी तक महल में नहीं पहुंचा। राजकुमार को सिसोरियो था वो महल में नहीं पहुंचा, यानी ओर्सिनो के पास अभी नहीं पहुंचा है। तो राजकुमार था उसको चिंता होने लगी, ओर्सिनो को सिसोरियो की चिंता होने लगी क्यों नहीं आया अभी तक। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो जो ड्यूक है वो ओलिविया से प्रेम करता है, ओलिविया है वो ओलिविया से प्रेम करती है, लेकिन अब जिसका भाई आया है तो वो ओलिविया से प्रेम करने लगा। लव ट्रायंगल चल रहा है। जब बहुत देर तक नहीं आया तो उसको चिंता होने लगी ओर्सिनो को सिसोरियो की। तो फिर क्या हुआ, उसको ढूंढते हुए वे फिर ड्यूक फिर उसको ढूंढने के लिए जाता है तो वे ओलिविया के घर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वहाँ प्रवेश करता तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती। उसने देखा सिसोरियो पलंग पर आराम से लेटा हुआ है। सिसोरियो पलंग पे लेटा हुआ ये देख रहा है, जबकि वो सिसोरियो नहीं, उसका भाई होता है वोयला का, वो लेटा है। पास से ओलिविया बैठी हुई है और उसे अपने हाथों से फल खिला रही थी। यह दृश्य देखकर राजकुमार का रोम रोम जल उठा। उसने स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। वह गरजते हुए बोला, सिसोरियो विश्वासघाती, मैंने तुझे अपना राजदार बनाकर ओलिविया के पास भेजा था ताकि तू उसके दिल में मेरे लिए प्रेम पैदा कर सके, लेकिन तू अपनी ही दाल गलाने लगा। ऐसा करते तुझे लज्जा नहीं आई? तो भूख से तड़पते हुए मेरे पास आया था, मैंने तुझे खाना दिया, नौकरी दी, यहाँ तक कि तुझे मित्र की तरह समझा, परंतु तूने पीठ में ही छुरा घोंप दिया। ये कौन कह रहा है? ड्यूक कह रहा है सेबेस्टियन से। क्या समझ कर? सिसोरियो समझ के। राजकुमार की जली कटी सुनकर सेबेस्टियन भी गुस्से में आ गया, क्योंकि वो तो सेबेस्टियन था, और पलंग से खड़े हो बोला, कौन है तू जो इस तरह से मुझे अपशब्द बोल रहा है? किसने कहा कि मैं तेरे पास भूख से पीड़ित होकर आया था? लगता है तेरा दिमाग फिर गया है। इसने मुझे सिसोरियो नाम से पुकार रहा है। कान खोल कर सुन ले, मेरा नाम सेबेस्टियन है और मैं आज ही शहर में आया हूँ। अगर अब तूने कुछ गलत बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूँगा। सेबेस्टियन का इतना स्वर ऊंचा था कि बाहर खड़े एंटोनियो ने भी उसकी आवाज़ सुन ली। एंटोनियो ने आवाज़ सुन ली सेबेस्टियन की तेज तेज जब बोल रहा था। वह शीघ्रता से अंदर आया और सेबेस्टियन बोला, दुष्ट, मैंने तुझे अपना, अब एंटोनियो बोला सेबेस्टियन के लिए, मैंने तुझे अपना मित्र समझा और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने तुझे डूबने से बचाया और तुझे बचाने के बाद तेरे प्राण जो संकट में थे और तुझे बचाया, उसके बाद तू जो मक्कार निकला, दगाबाज निकला, तूने मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज, ऐसे धोखेबाजों को तो भूखे कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए, कहकर उसे सेबेस्टियन को पकड़ लिया और घसीटने लगा। इस कार्य में राजकुमार भी उसकी सहायता करने लगा, क्योंकि अब राजकुमार यानी ड्यूक का भी और एंटोनियो दोनों का दोषी कौन निकला? सेबेस्टियन। तभी आश्चर्य से दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें सेबेस्टियन को छोड़ दिया और दरवाजे की ओर देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि व्योला अंदर आ रही थी। उस समय भी वह पुरुष वेश में ही थी। एक समान कद काठी, रंग रूप, चेहरे वाले दो व्यक्ति को देखकर इधर वो दरवाजे की तरफ देखते, इधर अंदर देखते। एक समान रंग रूप, एक जैसे चेहरे और पुरुष वेश, दोनों एक जैसे चेहरे वाले व्यक्तियों को देखकर राजकुमार और एंटोनियो बार बार पलकों को झपकाने लगे। दोनों में बाल भर का भी अंतर नहीं। ओलिविया भी उधार पड़ गई कि इसमें से उसका प्रेमी कौन है। उनके रहस्य को कोई नहीं जानता था, परंतु सेबेस्टियन और व्योला एक दूसरे को पहचान गए।
प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आई, क्योंकि वो भाई बहन एक दूसरे को पहचान गए और बहुत प्रसन्न हुए और बढ़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। आसपास खड़े लोग बड़ी आश्चर्य से देखकर उनके आश्चर्य कर रहे थे भाई मिलन को देखकर। विला भाई को जोर से बाहों भरते बोली, आप कहाँ चले गए थे भैया? आपके बिना मैंने एक एक पल पहाड़ की तरह काटा है। आज आपको जीवित देखकर मेरे सभी दुख और कष्ट समाप्त हो गए। तब सविष्टा बोला, मेरी बहन, तुम्हारे बिना मेरा हाल ही बहुत बुरा था। हर पल मुझे तुम्हारी याद आती रहती थी। तुम्हें देखकर मुझे फिर से प्राणों का संचार हो गया। सविष्टा ने बहन की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अब तक शांत खड़ा राजकुमार सेविस्टर के मुख से सिसोरियों के लिए बहस सब सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। बहुत बुरी तरह से चौंका। वह धीमे से बोला, तो क्या सिसोरी पुरुष वेश में एक लड़की है? सिसोरियो पुरुष वेश में एक लड़की है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? राजकुमार, यह मेरा भाई सेविस्टन है, ओला ने बताया। जहाज दुर्घटना में हम एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जिस व्यक्ति ने मुझे डूबने से बचाया था उसने मुझे बताया कि सेविस्टन ढूंढने में केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते थे, इसलिए पुरुष वेश बनाकर मैं आपके पास सहायता के लिए आई थी। परंतु यहाँ आकर आपकी सौम्यता, दयालुता और शालीनता ने मेरे मन को जीत लिया और मन ही मन में आपसे प्रेम कर बैठी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जीवन भर आपकी सेवा करती रहूँगी। आखिरकार वियोला ने अपने मन की बात कह ही दी थी। वियोला के प्रेम को लेकर राजकुमार के मन में कोई संदेह नहीं था। उसने आगे बढ़कर उसे मन से लगा लिया। अब सेविस्टन की बारी थी। वह ओलिविया से बोला, जब मैं डूब रहा था तब एंटोनियो ने मुझे बचाया था। मैं उसका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हम दोनों वियोला को ढूंढने के लिए शहर आए थे। अपनी बहन को ढूंढने के लिए एंटोनियो सेविस्टन शहर आए थे, परंतु संयोगवश मेरी भेंट ओलिविया से हो गई। ओलिविया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना पसंद करोगी? सेविस्टन ने ओलिविया से पूछा। ओलिविया ने सेविस्टन का हाथ थामकर अपनी स्वीकृति दे दी। अब तक एंटोनियो भी सारी बात समझ चुका था। उसने सेविस्टन से अपने किए पर माफ़ी मांगी। इसके बाद राजकुमार वियोला को लेकर वहाँ से चला गया। तो जो राजकुमार था उसकी शादी हुई वोयला से और ओलिविया की सेविस्टन से। और जो ये मारिया थे मॉर्वोलिए, ये उसके ओलिविया के राज के ये लोग एक तरीके से इनके सेवक थे ये लोग। और अंकल टॉबी थे, ये थे ओलिविया के अंकल। और एंड्रयू इनके मित्र थे। और यहाँ पे एक एंगल और भी बनता है कि मालवोलियो जो होता है वो भी कहीं ना कहीं समझने लगता है कि ओलिविया उससे प्रेम करती है, उसको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन अंत में पूरी स्टोरी जो है वो सॉल्व हो जाती है। इस तरह से कहानी ये फिनिश होती है। और आपको ये स्टोरी पसंद आए, आगे भी आपको विलियम शेक्सपियर की जितनी भी फेमस स्टोरी हैं हिंदी में बताई जाएंगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।